तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि अन्ना आंदोलन में शामिल होने के बाद आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम मेरे अंदर उस समय तक एक्टिव पॉलिटिशियन बनने का कोई ख्याल नहीं था। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि आप है ना 2017 में पहली बार काउंसलर बने, तो उस टाइम पे वो फीलिंग क्या थी? आपको कैसा लगा कि मैं एक नई लाइफ के चैप्टर में एंट्री कर गया हूँ? मतलब 3 मैं खुद लड़ा हूँ, तो 4-5 मैंने लड़वाई भी है, उसमें भी पूरी जिम्मेदारी देखी है मैंने। अच्छा। मुझे पता है मेरे यहाँ का वोटर कैसे कनेक्ट है हमारी पार्टी। 13 साल तक जॉब करने के बाद फिर एकदम से अन्ना आंदोलन से जुड़ना, तो आप ये समझिए ना कि मेरे साथ कुछ तो प्रशासनिक या सरकार की तरफ से कुछ कमियां रही होंगी कि मुझे मेरे जैसे बच्चे को घर छोड़ना पड़ा। तो आपको लगता है कि इस टाइम पे भी उसी मजबूती के साथ आपकी पार्टी लड़ रही है और वो ही जो थोट लेके पार्टी बनी थी उसी को आप लोग आगे लेके जा रहे हो? देखो, मुझे बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ गई थी कि अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं। तो आप बताओ कि देवली के बारे में आपके क्या विचार हैं और वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ का सबसे मेन जो इशू है आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो टाइम? उस गांव में सीवर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के एक और नए एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपको इंस्पायर करती है, ऐसे सफर जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और ऐसी आवाजें जो सोसाइटी में चेंज लाने का काम करती है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी की सफर स्टार्ट होती है फिरोजाबाद की गलियों से और वो पहुंचते हैं दिल्ली के सिंहासन तक। हाँ, मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के इस एपिसोड में प्रेम चौहान जी का, जो कि एमएलए हैं देवली विधानसभा सीट से, जो कि पार्ट है साउथ दिल्ली का। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि अक्सर लोगों ने आपको एक लीडर और एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा है, लेकिन हर लोग ये जानना चाहते हैं कि उस पब्लिक लाइफ और उस पॉलिटिकल लीडर की असली रूप क्या है। तो आज हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि आप हो क्या उस पॉलिटिकल लाइफ को, अगर हम साइड हटा दिए जाए तो? सही मायने में तो मैं फिर जीरो कहूंगा। अच्छा। क्योंकि अगर मेरी एक पहचान है तो आज की डेट में एक एमएलए के रूप में है, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में है। और अगर इसको हटा देते हैं तो वैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, वैसे ही मैं हूं उनमें से। और मुझे लगता है कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि एमएलए हूं तो क्या हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि एमएलए हूं तो एक जिम्मेदारी है, उसका एहसास है, और बहुत लाखों लोगों ने मिलके मुझे चुना है, तो अपने आप में मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो मैं खुश हूँ उस मामले में, और मेरी जिम्मेदारी है जब मेरे क्षेत्र में मेरे जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, और वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं आती है, लेकिन मैं उनकी आवाज हूँ। तो उनकी हर तरह की जो परेशानी है उसकी आवाज बनकर सही जगह पर मैं वो रखूं अपनी बात, ये मेरी जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरे यहाँ की जो जनता है उसका। और ये मतलब बहुत बेसिक सा है, किसी के लिए भी है। मतलब मुझे तो पद पोस्ट मिल गई है, और कोई वैसे भी करना चाहे तो एक किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप अगर करना चाहते हो, जो कि जिस तरीके से मैंने शुरू किया था वैसे ही, कि आप मदद करो, मन से मदद करो। और हो सकता है थोड़ी देर में आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ऐसे ही है, कोई देख नहीं रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर वाले को फर्क पड़ता है, वो देखता है, और उसकी नजर में आप काम करते रहो। आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आपका नाम फेम सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको मन से करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर, एक चीज बताओ कि जब हम किसी छोटे शहर से बड़े शहर में जब शिफ्ट होते हैं ना, तो इनिशियली काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो आप जब फिरोजाबाद से दिल्ली में शिफ्ट हुए, तो वो जो टाइम था वो दिल्ली में, वो आपने किस तरह से गुजारा? तो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के गांव से कोई क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे देवली गांव है, एक मदनगीर गांव है, और भी गांव जानता हूँ जैसे मैदानगढ़ी है या नेपसराय है। यहाँ से ना जो लोकल्स लोग हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है, लेकिन फिर भी वो तंग गलियों में रहते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी नहीं पहुंचती है। पैसे किसी पे करोड़ों करोड़ रुपए हैं, मैं जितना जिनको जानता हूँ। और ना जमीन जमीन की जरूरत, जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है। जैसे देवली वालों के पास सैनिक फॉर्म में खूब जगह है, नेपसरा वालों के पास सैनिक फॉर्म में खूब जगह है। तो ऐसे ही पूरे देश की ये सिस्टम है, कोई भी अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता है, वो किसी भी स्थिति में रहना चाहता है वहां पे। और ये बड़ा कष्टदायी होता है जब अपना गांव, अपना एरिया, अपना घर छोड़ता है आदमी।
मैं 13 साल का था जब मैंने ये अपना घर छोड़ा वहां से। यकीन मानना कि कुछ तो बहुत तो ज्यादा जरूरी ऐसी होती है, जरूरतें होती होंगी जिसकी वजह से आपको आदमी को घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ घर तो था नहीं, तो यहाँ पर आए, उसके बाद किराए पर घर लिया और छोटी सी नौकरी करी। 13 साल की उम्र में कोई बहुत पहले तो रखना नहीं चाहता है कोई, फिर भी मैंने एडजस्ट किया, मतलब रिक्वेस्ट कर कर आके पीछे पड़ के किसी के थ्रू तो कहीं नौकरी मिली छोटी मोटी, वो करता रहा। फिर क्योंकि पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, वो भी सफर कर रही थी, तो फिर उसके साथ साथ वो भी करने की कोशिश करी, तो वो चलता रहा चलता रहा। फाइनली मैंने मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ी, और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अब इस पढ़ाई को और कंटिन्यू करूं। बीच में कई बार छोड़ी, कई बार फिर पकड़ी, मतलब बहुत मुश्किलों से, वो क्योंकि इतना समय नहीं मिलता जब आप जॉब करते हो, आप पब्लिक लाइफ में होते हो। तो मैंने ग्रेजुएशन फाइनली कंप्लीट कर ली इग्नू से। तो ये सफर जो है अपने आप में मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए, बहुत समय चाहिए जिसमें बता पाऊँ मैंने पहले क्या किया। पहले एक नौकरी छोड़ी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। नौकरी छोड़ना खुद से अपने आप में एक चैलेंज होता है, जहाँ पे आपका कोई बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, आपका कोई पैसे वाला नहीं है, घर में कोई खिलाने वाला नहीं है। उस स्थिति में आपको जॉब छोड़ के एक रिस्क लेना, तो रिस्क लेने की आदत शुरू से रही है कि नहीं, रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, अच्छा ही करेगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। तो मैंने करीब 13 साल जॉब करी है, और 13 साल की जॉब में पूरा दिल्ली एनसीआर मैंने खूब अच्छे से एक एक गलियां देख ली, पूरा दिल्ली एनसीआर, चाहे पानीपत हो, आपका मानेसर वगैरह आगे तक, रेवाड़ी वगैरह हुआ, मेरठ से आगे जितना भी है, फरीदाबाद, नोएडा, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, कि गली एक्सप्लोर करी। तो इतना एक्सपीरियंस आया मार्केट का, चांदनी चौक, सदर बाजार, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट लाइन में था। खूब सारा काम किया, बहुत सारे लोगों से मिला, हजारों लाखों लोगों से मिला, एक्सपीरियंस आया कि उन सबसे जो सीखने को मिला, ये मिला कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो बदतमीजी से बात करते हैं, किसी से गाली दे के बात करते हैं, अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे बहुत ऐसे लोग भी थे जिसके पास अथाह पैसा है, अथाह पावर है, लेकिन वो शांत बैठा हुआ है। तो अच्छा क्या था वो, मैंने समझा उसको कि यार चिल्लाने में, झगड़ा करने में कुछ रखा नहीं है। मैंने वो चीज अडॉप्ट कर ली, बिल्कुल शांति से, प्यार से, जितना कर सकते हो उतना करो। और मुझे लगता है प्यार से, शांति से बहुत ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल। लड़ने झगड़ने से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज मेरे लाइफ में हमेशा काम आई है, और ये पेशेंस जो है ये मुझे यहाँ तक लेके आया, और आगे भी मुझे लगता है पेशेंस लेके जाएगा। क्योंकि मैंने लोगों से भी सुना है, तो दूसरे लोग हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं, आज के यूथ को मैं कहना चाहूंगा कि पेशेंस मतलब इससे बड़ी कोई पावर ही नहीं है। बिल्कुल। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, जितना पेशेंस रखोगे। कोई कोई आपको मतलब कुछ सुना रहा है, आपको कोई गलत बोल रहा है, दबाव बना रहा है, तो आपके पास बहुत सारी सवालों के जवाब हैं, और ऐसे जवाब हैं कि जिससे वो तिलमिला जाए सामने वाला, या ऐसा कि दोबारा नजर ना मिलाए। लेकिन नहीं, आपने देना नहीं है, आपने इंतजार करना है और इंतजार करना है। यकीन मानना कि वो जो सामने वाला बंदा जो आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप प्रेशर बना रहा है, वो खुद ही अपने आप बिना कहे आपके उसको जवाब भी मिल जाएगा, और वो शांत हो जाएगा, और आपसे वही आदमी प्यार से करेगा बात। क्योंकि आपने ऐसा थोड़ी है आपने झगड़ा करके या जवाब देके उसे निपटा देना, नहीं, दुनिया ही एक दूसरे से ही चलेगी। बिल्कुल। तो हमें वो जो बंदा बदतमीजी कर रहा है, जो गलत बातें कर रहा है या प्रेशर कर रहा है, वो बंदा भी चाहिए हमें, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है, हमारी हमारी दुनिया का पार्ट है। तो हमें ऐसे कोई जवाब नहीं देना है कि वो कट जाए। बेशक बदतमीजी कर रहा है, कोई बात नहीं, उसे रियलाइज होगा, सबको रियलाइज होता है, 24 घंटे में सबको एक बार रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत किया यार, या शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर भी किसी बहुत ज्यादा कोई गुस्से वाला है, कंट्रोल नहीं होता है, तो उससे भी मैं कहूंगा सिर्फ 15 सेकंड रुक जाओ। आपके मुंह से अगर किसी के लिए गाली निकल रही है ना, तो 15 सेकंड रुक जाओ, फिर गाली नहीं निकलेगी। आप किसी को उल्टा बोलना चाह रहे हो तो 15 सेकंड रुक जाओ, आपको फिर उल्टा नहीं बोलोगे। इतना सा मंत्र है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये बहुत आगे लेके जाएगा सबको। मुझे तो इसका फायदा मिल रहा है, बाकी लोग कितना इसका फायदा उठाते हैं वो यूथ देखे, क्योंकि यूथ आजकल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, और बहुत चिंता की बात है। वो चाहे बाइक चलाने में हो, कार चलाने में हो, किसी से बात करने में हो, स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी बहुत एग्रेसिव है, उसको थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। तो प्रेम सर ने काफी डीप बात बोली है कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो यू नीड टू बी लाइक पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, कि आप अपने आप को उस माहौल में डालो, ताकि आप जब शांत माहौल में रह के चीजें सोचोगे तो शायद ज्यादा आगे बढ़ सकता हो इंसान। तो सर एक बात बताओ, जब आप फिरोजाबाद से दिल्ली में शिफ्ट किया, अब इतने साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, तो सबसे बड़ा इशू आपको क्या लगा कि जो छोटे शहरों में नहीं है और वो बड़ी
शहरों में, जैसे दिल्ली में आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखी जो आपके फिरोजाबाद में शायद नहीं थी? तो ऐसी क्या चीजें हैं जो छोटे शहर से लोग माइग्रेट करके दिल्ली में आ रहे हैं? देखिए, मैं आज भी जाता हूँ फिरोजाबाद, और एक दिन के लिए बेशक जाता हूँ, लेकिन लगातार जाता हूँ, ऐसा नहीं है कभी छोड़ा है मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ है वहाँ पे, अच्छा। और दिल्ली से कई गुना ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि जब प्रेम चौहान अपने गाँव से, फिरोजाबाद से यहाँ पर जब आता है दिल्ली में, तो वापिस आके दिखता नहीं है कि जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं अपने जहाँ से मैं आया हूँ, जो मेरी मिट्टी है, वहाँ पर जाके उसको थोड़ा इन्वेस्ट करूँ। दिल्ली दिल्ली का कोई नहीं है, और दिल्ली सबकी है। तो जो दिल्ली में आए बड़े-बड़े लोग हैं, एक ऐसे मतलब पॉलिटिशियन हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो कई भाई हैं दिल्ली में, अच्छा। और उनका मतलब हज़ारों करोड़ का बिज़नेस है दिल्ली में, और वो फिरोज़ाबाद से लिंक करते हैं। अच्छा। वो चाहे तो वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ लगाएँ, ताकि वो उसकी उसकी ग्रोथ हो। वहाँ सब कुछ है, ज़मीन है, लोग हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ पर नहीं है, दिल्ली में वहाँ पर नहीं है, सब कुछ है, वहाँ भी हो सकता है। लेकिन वो वापस नहीं जाते। यही हाल जैसे बिहार का ले लो। बिहार से सब आईएएस, आईपीएस सब निकल के आते हैं इतने सारे, वो वापस जाते नहीं है वहाँ पे कि जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, कुछ वहाँ की सुधार करें, वो नहीं करते। तो सारी जगह सब कुछ है। इवन यहाँ से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर, लेकिन लोग जो वहाँ से छट के निकल के आ जाते हैं, वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहते। सबको अपने गाँव की तरफ, अपने छोटे शहर की तरफ देखना चाहिए। जो भी हमने किया है, अब जो एक बीच की जो एज आ जाती है 50 के आस-पास, अब सेटल्ड हो गए हो, अब मुझे लगता है वहाँ पर आपको करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्ज है, वो आपको चुकाना चाहिए, और उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो दिल्ली पे जो बोझ है, क्योंकि देश की राजधानी है, वो भी थोड़ा-सा कम होगा, क्योंकि हम बिज़नेसेस अगर आउटर दिल्ली में या फिर छोटी सिटीज़ में लेके जाएँगे, क्योंकि बहुत बिज़नेसमैन है, सब छोटी सिटी से, छोटे गाँव से आए हैं। वो अगर वहाँ भी एस्टेब्लिश करेंगे तो उससे बात बनेगी, क्योंकि पहाड़ पूरा खाली उतारा जाए। उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ घर खाली के खाली मिलते हैं आपको। लोग सब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, कोई मुंबई शिफ्ट हो गया है, तो उनको वहाँ पर भी एक घर बनाना चाहिए अपना छोटा-सा, ताकि उसके बहाने वो लोग वहाँ पे जाएँ, और वहाँ की संस्कृति है वो बची रहे। तो ये एक माध्यम है कि आदमी जो निकला है वो अपने एरिया में वापस जाए, और थोड़ा-थोड़ा वहाँ करे, बेशक दिल्ली में रहे, लेकिन वहाँ भी उसको देखना चाहिए। तो दिल्ली से बेटर शायद वो भी हो जाएगा, और दिल्ली अपने आप में खुद बेटर हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो प्रेम सर, एक चीज़ बताओ कि 13 साल तक जॉब करने के बाद फिर एकदम से अन्ना आंदोलन से जुड़ना, तो ट्रांज़िशन हुआ कैसे? और ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली और आप एक एक्टिविस्ट बन गए? देखिए, मैं जैसे अब मैंने बताया कि मैं 13 साल की उम्र में मुझे अगर घर छोड़ना पड़ा, घर से यहाँ आना पड़ा, और परिवार के साथ आया, अच्छा। तो आप ये समझिए ना कि मेरे साथ कुछ तो प्रशासनिक या सरकार की तरफ से कुछ कमियाँ रही होंगी कि मुझे, मेरे जैसे बच्चे को घर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग माइग्रेंट होते हैं, हुँ। इसीलिए क्योंकि सरकार की कमी है। तो दबे हुए तो पहले से थे ही, प्रताड़ित तो थे ही कहीं न कहीं। तो हमसे भी ज़्यादा कोई प्रताड़ित दिखता है, तो हमें उसका दुःख ज़्यादा ईज़िली समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो कोई जैसे कोई बुजुर्ग बुढ़िया है, या और कोई है, तो उसकी अगर मदद कर सकते हैं, तो मैंने वो करना शुरू करी। ऐसे ही मतलब रैंडमली, ऐसा कुछ काम नहीं था वो, बस कोई मिल गया तो कर दिया। उसी बीच में अन्ना आंदोलन का बिगुल बज गया। तो अन्ना आंदोलन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और अच्छी बात ये है कि जिन बॉसेस के साथ मैंने काम किया है, वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे थे। कभी रोक-टोक नहीं करी ऐसी चीज़ों के लिए। तो मैंने वहाँ पर अपना पार्ट टाइम दिया अन्ना आंदोलन में। अन्ना आंदोलन में पहले, सबसे पहले मैंने कढ़ी चावल एक दे रहे थे, एक स्टॉल था हमारा, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अन्ना आंदोलन में कि चलो ठीक है। फिर कढ़ी चावल, कभी दवाइयों का स्टॉल सँभालना, वो करते-करते फिर वो अन्ना आंदोलन आंदोलन भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद बिजली आंदोलन आया हमारा, क्योंकि पार्टी बनी। पार्टी में ना मैं एक सहमत नहीं हो पाया कभी। अन्ना जी का बहुत सम्मान करता हूँ, सारा कुछ है, और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए अन्ना आंदोलन में, लेकिन कुछ लोग, जब राजनीतिक पार्टी बनाने की बात आई, तो वो लोग पीछे हट गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं तो इनोसेंट था उसमें, मैं कोई ऐसा कुछ खास आदमी था नहीं। वहाँ एक मंच पे बात बोली जा रही थी, ऑलमोस्ट सभी ये बात कह रहे थे कि ये फलानी पार्टी चोर है, ये वाली पार्टी चोर है, ये पार्टी चोर है। तो लोकतंत्र में वोट किसको दें? बिल्कुल। आप तो सबको कह रहे हो चोर है। या तो आप ये कहो कि हाँ मैं दो, या फिर ये कहो इसको मत दो, इसको दो, या फिर आप एक और पार्टियाँ छोड़ो, कैंडिडेट देख लो। मतलब कुछ इस तरह की पार्टियों का नाम ले लेके बोला जा रहा था वहाँ।
उसमें उस बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम एक पार्टी बनाते हैं, कौन कौन पक्ष में, कौन कौन पक्ष में नहीं है। तो ये वैलिड सवाल है कि भाई अगर मैं सारी पार्टी को चोर बोल रहा हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन तो दो। बिल्कुल। तो मुझे लगा ये ऑप्शन है, मैं पार्टी के साथ गया। जो लोग अलग हट गए, मैं उन्हें मानता हूँ वो षड्यंत्र के तहत आए थे, वो अपना फायदा चाहते थे, और वो भी किसी ना किसी राजनीतिक दल से ही थे, वो नहीं चाहते थे कि और दल खड़ा हो। लेकिन एक यहाँ दल खड़ा हो गया, मैं दल के साथ रहे, और राजनीति करने का कोई ऐसा वो नहीं था, बस ये था कि कुछ बदलना है। उस समय कॉमनवेल्थ बहुत ज्यादा पीक पर था, घोटाला घोटाला, कोलगेट, दुनिया भर की चीजें रोज सामने आती थी, तो लगा कि चेंज आना चाहिए। तो मैं उस पार्टी के साथ लगा, मैंने अपनी विधानसभा में जिम्मेदारी संभाली, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे संभाली कि मुझे कोई नेता नहीं बनना है। तो पहले चुनाव हुआ, पहले चुनाव में मैं घर से करीब 4 दिन तक बिल्कुल अलग था, और हमारे पास कुछ खास इंतजाम भी नहीं होते थे, और बहुत बेकार सी स्थिति में हमने काम किया। किसी का बेसमेंट मिल गया तो वहां लग के लैपटॉप लेके बूथ मैनेजमेंट तक सारा। लास्ट के जो 4 दिन थे उसमें जब जो वोटिंग सेंटर होता है उसके बाहर मैं खड़ा हुआ था, और मेरे पास एक थैला टंगा हुआ था बिल्कुल कपड़े का, और मेरी जो छोटी बहन है वो वोट देने आई थी वहां पे, तो मेरे सामने खड़ी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ कि कोई और है क्या घर में वोट देने के लिए। वो मुझे पहचान नहीं रही है, मेरी सगी बहन। अच्छा। हाँ, क्योंकि 4 दिन से घर से बाहर था मैं, और 4 दिन में नहाया नहीं था, इतना प्रेशर था, क्योंकि बहुत लोग नहीं होते थे हमारे पास उस समय ये बूथ मैनेजमेंट वगैरह के लिए। मेरे इन पे पूरे मिट्टी जमी हुई थी, इन पे मिट्टी जमी हुई थी, पूरे बालों पे मिट्टी थी। उस समय बाल आज तो कम हो गए हैं, लेकिन उस समय बाल भी थोड़े ज्यादा थे, पूरे फेस पे मिट्टी थी। सोचो उसने पहचाना नहीं, तब मैंने उसे जबरदस्ती बोला, तब उसने जाके पहचाना। फिर मुझे पता चला, उन्होंने बोला मुंह पर इतनी ज्यादा धूल है, कोई नहीं पहचानेगा। तो उस पागलपन में काम किया आम आदमी पार्टी। फिर वो चुनाव हो गया, जैसे जीत गए तो हम अपने वापिस चले गए जॉब पर। फिर सरकार गिर गई, फिर सोचा यार दोबारा करेंगे, क्योंकि मजा तो आया, सरकार ने काम तो अच्छे किए थे। फिर दोबारा लगे, उसमें एक्टिव हुए। फिर सरकार बनी 2015 में। 2015 के बाद अब कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, लेकिन एक नई चीज निकल के आई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, स्कूलों को ठीक करना है। तो मैंने कहा ये तो राजनीति नहीं है। तो फिर मनीष सर के साथ मैं कनेक्ट हो गया, और फिर मैं कंटिन्यू एसएमसी का काम स्टार्ट किया हमने, और पूरी विधानसभा के लेवल पे हमारे करीब 13 स्कूल थे, उनमें काम किया, उनको और कैसे सुधार सकते हैं वो सारे एक एक माइक्रो लेवल पे काम किया हमने। और उसमें बहुत मजा आया, मतलब क्योंकि बच्चों के लिए हो रहा था काम, और स्कूल भी सुधर रहे थे, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है देश में, तो अच्छा लगा वो काम करना। वो करते करते फिर आतिशी मैम, आप जानते हो, वो खास उसमें उनकी भूमिका है, स्कूल का जब नाम लेते हैं तो वो उनसे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। 2017 में मुझे 24 फरवरी को टिकट अनाउंस हुई थी कि आप मतलब, और 20 फरवरी को मैंने रिजाइन दिया था जॉब से, मतलब 4 दिन पहले। तो ये उन लोगों के लिए है, आम आदमी पार्टी में या किसी भी पार्टी में, किसी पार्टी का तो नहीं कहूंगा मैं, आम आदमी पार्टी का कहूंगा, क्योंकि मैं उसका पार्ट हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। कभी भी अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि आप अपना नौकरी छोड़ दो, आप अपना रोजगार त्याग दो, आप अपने आप को बर्बाद कर लो, आप सब कुछ झोंक दो, ऐसा कभी नहीं कहा है। हमारा शुरू से रहता था, आप 1 घंटा दे सकते हो हफ्ते में, 1 दिन दे सकते हो, 2 दिन दे सकते हो, पूरा हफ्ता दे सकते हो, या महीने में 1 दिन दे सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो, उतना ही दे देना। हमने कभी नहीं कहा। उनमें से मैं हूँ, मैंने इतना एक्टिव काम किया पूरा, लेकिन कभी जॉब नहीं छोड़ी, कभी मैंने टाइम खराब नहीं किया। और 4 दिन मात्र मैंने जॉब छोड़ी, 4 दिन पहले रिजाइन किया, और क्योंकि पता था कि अब टिकट का हो रहा है, तो 4 दिन पहले जॉब छोड़ के, और 24 तारीख को मेरी टिकट हो गई, मैं चुनाव में लगा। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि अन्ना आंदोलन में शामिल होने के बाद आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ चले गए? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम मेरे अंदर उस समय तक एक्टिव पॉलिटिशियन बनने का कोई ख्याल नहीं था। अच्छा। अन्ना आंदोलन के उसमें भी कोई नहीं था, और हम मतलब अपने आप को मानते ही नहीं थे यार, एमएलए होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो भी दिल्ली जैसी जगह में। तो इस तरह के कभी ख्याल भी नहीं आए थे कि एमएलए बनाया जाएगा इस तरह का। और ना इतना पैसा था, रेंट पर रहने वाला आदमी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, पैसा बहुत लगता है, सारी चीजें थी तब, अलग चीजें थी दिमाग में। और और हम जो आंदोलनकारी टाइप के लोग हैं ना, उनको किसी और से बहुत ज्यादा एक्सचेंज मिलता नहीं है। मैं तो पहले से ही था कि लोगों के लिए मदद करनी है, और वहां पर भी वही हो रहा था, लोगों के लिए मदद करनी है। लेकिन सीखने को ये मिला कि मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है, ये सब सीखने को मिला, वो काम आ रहा है। बिल्कुल। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि आप है ना 2017 में पहली बार काउंसलर बने,
तो उस टाइम पे वो फीलिंग क्या थी? आपको कैसा लगा कि मैं एक नई लाइफ के चैप्टर में एंट्री कर गया हूँ? नहीं, कोई फीलिंग नहीं थी। नहीं थी? नहीं, मैं 2017 में काउंसलर बना, हाँ। कोई फीलिंग नहीं थी। 2020 में मुझे एलओपी बनाया, 2 बार एलओपी रहा मैं। वो भी एक अपने आप में बड़ी पोस्ट है, उसमें बहुत मतलब पावरफुल कह सकते हैं उस पोस्ट को भी, क्योंकि जनता की एक बड़ी आवाज़ बन जाते हो वहाँ पे आप। तब भी कोई फीलिंग नहीं आई थी। उसके बाद 2022 में दोबारा चुनाव जीता मैं, तब भी कोई फीलिंग नहीं थी, और इवन मैं एमएलए जीता तब भी कोई ऐसी फीलिंग, क्योंकि मैंने जो लड़ाई शुरू की ना, वो मुझे पता है मैं जीतूंगा इसको, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से लड़ रहा था। बिल्कुल। और जिसको पहले से पता चल जाए तो उसका सरप्राइज खत्म हो जाता है ना। सरप्राइज तो था ही नहीं कुछ, मुझे पता था कि ये होना है, कि मैं जिस नियत से लगाऊं वो होगा। शायद इसलिए कोई अलग से फीलिंग आई कि हाँ अब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा पार्षद में मानता था वैसे ही विधायक में मानता हूँ अपने आप को, और जब पार्षद भी नहीं था जैसा तब मानता था वैसे, मतलब कोई फीलिंग नहीं है। आपने अभी मुझे देखा, मैं नीचे आया था, मैं किसी के साथ आया और वो गाड़ी लेके चला, मेरे पास कोई अभी नीचे गाड़ी भी नहीं खड़ी, और मैं अकेला हूँ। और मैं घर से नॉर्मल अकेला ही निकलता हूँ, कोई 4 आदमी 2 आदमी कोई नहीं मेरे साथ होता। तो फीलिंग नहीं है शायद इसीलिए, कोई मतलब ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहीं भी बैठ के खाता हूँ, किसी के साथ भी घूमता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है उससे ना मुझे सीखने को बहुत मिलता है, और एक्चुअली में जो मेरे यहाँ के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं और वो क्या सोचते हैं, ये मुझे समझ में आता है। तो इसके पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि मेन रीजन ये है कि आप उन गलियों से निकल के आए हो कि जहां आपने शायद नीचे बैठ के भी खाना खाया है, तभी आज आप इतने ग्राउंडेड हो। हम छोटे घरों से आए हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं है कि जिनका बहुत बड़ी जमींदार हो, ऐसा हो, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पेशेंस जो मैंने बोला है वो एक बात है, सादगी, आराम से, ध्यान से, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता भी सुनेगी इसको, मैं उनको बता दूं कि किसी भी अ, किसी भी कंपैरिजन में आप ये मत सोचना कि कोई अग्रेसिव विधायक है या कोई अग्रेसिव नेता है और बहुत बाहुबली टाइप का है, वो मुझसे ज्यादा काम कर लेगा। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। वो मुझे आता है कैसे कराना है। कुछ भी करके आपके सारे काम करा दूंगा, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है मेरे लिए। और जो कि मैंने कहा कि मैं पेशेंस और आराम से और स्लो चलने वाला आदमी हूँ, लेकिन काम उसी स्पीड में होगा जिसमें कोई भाग भाग के कर रहा होगा। आपका काम बिल्कुल पूरा होगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। बिल्कुल। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि अभी आपने ये बोला था कि 2020 में ना आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे एमसीडी में। तो जब आपने वो कुर्सी पकड़ी, उस पर आप बैठे, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई आपके ऊपर? हाँ, थोड़ी सी घबराहट थी कि आप अपने सदन में स्टार्ट करना है सदन को, वहां पर आपकी पार्टी की और दिल्ली के लोगों की बात रखनी है। क्योंकि एक जो हमारी पार्टी का जो मानना सोचना होता है कि इन्होंने कोई पॉलिसी लेके आए हैं या ये कोई बात रख रहे हैं अपनी, सत्ता पक्ष कुछ लेके आने वाला है, कुछ कुछ कोई चीज अच्छी या बुरी, तो उसमें अपने आप को कैसे फिट करके और उसकी जो कमियां हैं उसे गिनाना है, उसमें क्या अच्छा हो सकता है उसको बताना है। तो ये अपने आप में बड़ी बात तो थी, और उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग से कुछ फेलोज मिल जाते हैं या बुद्धिजीवी मिल जाते हैं कि हाँ आपने ये बोलना है, या कोई बता दे। मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि ये बोलना है तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। तो वही बोल पाता हूँ, वही रखता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है या मैंने लिखी है अपने हाथ से या मैंने फील की है। अदरवाइज मुझे कोई बोल दे कि रटा रटाए ये बोल के आ जाना, तो मैं नहीं बोल सकता, मैं कभी बोल पाता, कोशिश भी नहीं करता कभी। उतना ही बोलता हूँ, कम बोलता हूँ वैसा, लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने समझा है, वही बोल पाता हूँ। बिल्कुल। तो वही बोलता हूँ। तो एक चीज और बताओ, जैसे आप है ना 2022 में दोबारा से काउंसलर बने और उन्हीं लोगों के बीच में दोबारा से जाना, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग रहती है कि लोग अक्सर पॉजिटिव चीजें ही आपके बारे में बोलते हैं, या कभी कभार नेगेटिव नरेशन में आके कहते हैं ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके गाली गलौज भी कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब आप ग्राउंड पे निकलते हो, तो वो फीलिंग क्या होती है, और कैसे आप अपने व्यूज उन तक पहुंचाते हो, और कैसे उनका ट्रस्ट बना सकते हो फिर आप उस टाइम पे? इसमें ऐसे कह सकते हैं आप कि जैसे मेरा कोई विरोधी है और मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है और मैं भी कर सकता हूँ उसके खिलाफ, उससे बड़ा, बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं राजनीति में नहीं, हर फील्ड के लिए है ये। आप जो भी गड्ढा खोदोगे, उसमें खुद करो। एक दिन आपको भी गिरना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आप किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हो, आप इसी ग्रह के हो। आप किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करोगे, वो घूम के आपके लिए भी आएगा। आप अपने लोगों से किसी दूसरे के लिए षड्यंत्र कराओगे, तो ये लोग किसी के नहीं है, ये लोग फिर उधर भी जाएंगे तो वहां से आपके लिए षड्यंत्र करेंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले चुनाव से लेके आज तक मेरा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि कोई गली, कोई घर ऐसा ना हो
जिसके सामने से वोट जब हम मांगने जाएंगे तो भागना ना पड़े कि निकल ना आए या इसकी तरफ से इग्नोर करना पड़े मुझे। तो मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मुझे हर गली हर घर में जाना है, बार बार जाना है। तो ऐसा ना हो किसी गली में कोई आदमी गालियां दे रहा हो खड़े होके। बिल्कुल। तो वो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कोई आदमी नाराज हो जाता है तो कई बार मैं उसके घर जाता हूँ समझाने के लिए, वहां नहीं समझाया, बहुत ज्यादा नाराज होकर गाली गलौज दे के भी चला जाता है। तो मैं उसके घर जाता हूँ शाम को, या फोन करता हूँ या उसके किसी रिलेटिव को फोन करता हूँ और उसको मैनेज करता हूँ कि नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे ये डर है कि जब मैं जाऊंगा तब उसका रिएक्शन इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट भी कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए इसको आज मैनेज करना है। शायद इसीलिए पहले चुनाव में मुझे 3,000 वोट मिले थे, दूसरे चुनाव में अब 3,000 प्लस, मतलब 3,000 से जीता था मार्जिन से, और दूसरे चुनाव में मैं 6,000 प्लस मार्जिन से जीता था। अच्छा। हाँ, उसी एरिया से। और फिर इस वाले जो ये चुनाव था एमएलए वाला, ये तो बड़ा एरिया हो जाता है, तो इसमें 36,000 वोटों से जीता था। और जिस एरिया से मैं काउंसलर था उस एरिया से 11,000 वोटों से जीता था। अच्छा, मार्जिन से। ठीक है। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि जब आप एमएलए बने तो एमएलए का इलेक्शन जीतना ना आपकी पॉलिटिकल जर्नी में हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा माइलस्टोन था। तो जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ और आपको पता लगा कि आप एमएलए बन गए हो, तो आपके दिल में सबसे पहली चीज क्या आई उस टाइम पे? अब मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट था नहीं। अच्छा। मैं ये सोच के चल रहा था, जब 1 2 3 राउंड हुए तो मैं कह रहा हूँ यार ये जो नंबर आ रहे हैं उससे 50,000 प्लस कैसे होगा। मैं बार बार यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 50,000 प्लस कैसे होगा, क्योंकि मेरा टारगेट था 50,000 प्लस आएगा। अच्छा। क्योंकि मैं जो मेरी विधानसभा उसमें 8 9 इलेक्शन, मतलब 3 मैं खुद लड़ा हूँ, तो 4 5 मैंने लड़वाई भी है, उसमें भी पूरी जिम्मेदारी देखी है मैंने। अच्छा। तो मुझे पता है मेरे यहाँ का वोटर कैसे कनेक्ट है हमारी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। तो हमें 50,000 प्लस का मार्जिन आना चाहिए था। तो मार्जिन थोड़ा कम आया, किस वजह से आया उसको भी ठीक करेंगे। अभी हमारा 36,000 प्लस आया था, लेकिन अगली बार कोशिश ये करेंगे कि 60,000 प्लस जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। हम पहले सेकंड चुनाव में हम 67,000 वोटों से जीते हैं वहां पे। अच्छा। हाँ, हमारी पार्टी जीती थी, तो हमें उम्मीद है कि हम वापस से उस आंकड़े को टच करेंगे। बिल्कुल। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि आप है ना देवली से एमएलए हैं, और देवली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना वो अर्बन और रूरल का मिक्स पॉपुलेशन के साथ है। तो जो भी हमारे इस एपिसोड को सुनेगा, तो आप बताओ कि देवली के बारे में आपके क्या विचार हैं, और वहां की पॉपुलेशन और वहां का सबसे मेन जो इशू आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो टाइम पे? अभी हमने जैसे देवली गांव इतना पुराना गांव है, मतलब मेरा क्या आपका क्या हमारी एक आध और पीढ़ी होगी उसका भी जन्म नहीं हुआ, वो उससे पहले का गांव है। उस गांव में सीवर नहीं है अभी तक। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आप एक गांव दिल्ली का, जैसे कहते हैं ना दिल्ली किसी की नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ गांव वाले तो हमसे पहले आए तो उनका हक ज्यादा है। उनकी पहले है दिल्ली, उनकी है वाकई में दिल्ली। और जो बाहर से आया, जैसे जी के बसा, डिफेंस कॉलोनी बसा, लाजपत नगर बसा, ये बहुत बाद में बसा है, गांव के बहुत बाद में। इनके पास सीवर है, पानी है, सब कुछ है, 2 2 बार पानी है। देवली के पास क्यों नहीं है? मतलब ये, जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोग जो मतलब जो बाहर से आए हुए हैं वो पहले पॉलिटिक्स में आ गए थे। गांव के लोग शुरू से एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में, फिर भी देवली में सीवर नहीं है। इस बार मैंने देवली का सीवर का कंप्लीट एस्टिमेट बना के लगा चुका हूँ, उसमें बजट के लिए लगा दिया फाइल। तो बहुत जल्दी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर, दिसंबर से पहले पहले हम उस पर काम शुरू करा लें, सीवर लाइन डालने का, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। सीवर लाइन ना होना अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी गाँव गाँव तक वो टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देवली में टॉयलेट कहाँ बनाएगा आदमी, सोचने वाली बात है। गलियां छोटी छोटी हैं, अपने घर में बनाएगा तो उसको साफ करने के लिए गाड़ी कैसे आएगी। तो ये बड़ा चैलेंज है। हम गांव तक तो पहुंच गए कि हम यहाँ से लग बना देंगे, दिल्ली के गांव में इसकी व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। और जबकि साउथ दिल्ली का गांव है। साउथ दिल्ली का गांव है, तो मेरी पूरी ताकत उसमें लगी हुई है कि वो स्टार्ट हो जाए, और वो हो जाएगा तो बहुत गंदगी जो है वो साफ हो जाएगी वहां से। और एक देवली गांव में एक यूजीआर बना हुआ है काफी टाइम से, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शायद 4 5 दिन में स्टार्ट कर दें। और अभी उस देवली गांव का एक पार्ट है दुर्गा विहार, जिसमें सीवर की लाइन हम कल संडे है। अच्छा। हाँ, कल उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और कुछ बोरवेल है जिसमें स्थल मंदिर हमारे केवल बाबा का, वहाँ पे बहुत ज्यादा मानते हैं, गांव के लोग भी मानते हैं, और मुझे भी आशीर्वाद मिला है। वहाँ ट्यूबवेल लगाना है, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल नहीं है काफी सालों से। इस तरह की चीजें हैं अभी वो। और दक्षिणपुरी जो मेरा एक वार्ड आता है जिसमें मैं खुद था, वहाँ ऑलमोस्ट चीजें सारी ठीक है, लेकिन वहां पर हम पार्कों की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, जिनकी बाउंड्री वगैरह टूटी है, उसके लिए बजट दे चुके हैं।
कुछ रोड है जिसके कल परसों 2-3 दिन में कंटिन्यू उद्घाटन करेंगे, वो रोड सारे बनना शुरू हो जाएंगे। तिगड़ी में एक सीवर का कुछ आपस में झगड़ा था, कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो भी मंत्री जी से मिला था, मैं उसको लेके कुछ अधिकारियों से मिला था, तो वो 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसको भी काम शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहां पे रोड नहीं बन पाए सही से, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूसरा मेरा संघर्ष ये है कि जितनी लाइनें अरविंद केजरीवाल ने देवली विधानसभा में डाल दी है ऑलमोस्ट पानी की, उन लाइनों में पानी पहुंच जाए। अभी तक पानी उन लाइनों में नहीं है पूरा, तो हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से, लगातार मेरी खूब मीटिंग हो रही है कि हम 1 आध एमजीडी पानी बढ़ा लें, जिससे देवली गांव में पूरे में और संगम बिहार बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, तिगड़ी पूरे में पानी कंप्लीट पहुंच जाए। इसमें पहुंच जाएगा तो मैं फिर जी ब्लॉक, F3 और के ब्लॉक की तरफ से हम ट्यूबवेल लगा लगा के उसको कवर करेंगे जब तक पाइपलाइन नहीं है, और बाकी का एरिया हम टैंकर से कवर कर ही रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि अपने रहते हुए टैंकर जीरो करूं। देवली विधानसभा में टैंकर से पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टैंकर से जाना मतलब एक इमरजेंसी वाला पानी है, और बहुत बुरी हालत होती है, पानी लोग भर नहीं पाते हैं, उसमें बड़े झगड़े हैं, ब्लैकमेलिंग है, पानी के नाम पर पैसा की उड़ाई है। ये सब तभी बंद हो सकती है जब टैंकर बिल्कुल खत्म हो। और मुझे लगता है जल बोर्ड की जो सीओ साहब हैं अभी, उनका भी यही पहल है, और मैं खुद इसमें बहुत ज्यादा उनसे सहमत हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि देवली विधानसभा में एक भी टैंकर ना हो, बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये देख लो, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। जब आपका जो टर्म है खत्म होने वाला होगा, हम एक और फिर आपके साथ एपिसोड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और टारगेट ही यही है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ना, मैं विकास का मतलब पानी नहीं होता है सिर्फ, विकास का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लोगों को पता तो है शायद, लेकिन भूल गए हैं वो। पानी अगर मैं कंप्लीट दे दूं उन्हें, उसके बाद वो विकास की बातें करेंगे, ताकि देवली विधानसभा की, संगम बिहार, दक्षिणपुरी, तिगड़ी की, इनकी तरक्की हो सके। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि राजनीति में आने के बाद है ना, लोगों की उम्मीदें आपसे ना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारे मिशंस होंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, पर उन सारे मिशंस में सबसे बड़ा मिशन आपके लिए क्या है कि आपको इस 5 साल में सबसे पहले वो चीज तो जरूर करनी है, बाकी चीज सेकेंडरी है? देखो, हमारा ना काम ऐसा है सिविक का कि वो बार बार खराब होगा फिर ठीक होगा, खराब होगा फिर ठीक होगा। लेकिन आजकल ये है, जैसे रात में किसी ने 1 बजे फोन कर लिया मुझे, नहीं उठा पाया मैं, तो वो नाराज होता है। फिर सुबह जल्दी 6 बजे फोन करता है कोई, या उससे भी पहले कई बार फोन कर लेता है। 8 बजे, 7 बजे, आप नहा नहीं पाते हो सही से, आप खाना खा रहे हो तो कॉल आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग रोज, जैसे मुझे करीब 250-300 कॉल रोज आती है, तो 250-300 कॉलों में मैं ये मानता हूँ 50 लोग ऐसे हैं रोज जो नाराज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, रोज। और बाकी के 250 लोग खुश भी नहीं होते हैं। तो कोशिश ये है कि कम से कम खुश नहीं होते, लेकिन नाराज भी नहीं होते। लेकिन जो 50 नाराज हो रहे हैं ना, उन्हें कैसे मनाऊं मैं, ये मेरा चैलेंज है कि मैं हर आदमी की कॉल अटेंड करूं, हर आदमी से मैं कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि मेरी एक अकेली यही पहचान है कि मैं आदमी को अटेंड करूं, उसे ऐसा ना लगे कि यार मैं इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं कुड़ते उड़े से तो दूर दूर रहता हूँ, ताकि लोग मुझसे मिल सकें, अपना समझ सकें, कुछ बोलना है गुस्से में तो बोल सकें। क्योंकि मुझे पता है कि वो हवड़ तवड़ वाले जो नेता है ना, जो बड़े बड़े कुर्ते पहनते हैं या थोड़ा हुहल्ला करते हैं, पुलिस वाले लेके चल रहे हैं, आदमी लेके चल रहे हैं, उनसे आदमी अपने मन की बात कहीं गुस्सा आ रहा है तो कैसे कहेगा? नहीं कह सकता है। उसे डर लगेगा कि यार ये इतने बड़े आदमी से मैं कैसे उलझूं। लोग मुझे तो समझते हैं कि यार ये तो हल्का सा आदमी है। भाई, मैं आप ही के बीच का हूँ, मैं हल्का हूँ या भारी हूँ आपको तय करना है। मैं आपके बीच में इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि आप मुझसे अच्छे से बात कर सको। कई लोग मुझे बिल्कुल पकड़ के बोलते हैं, बढ़िया ऐसे डांटते हैं जैसे मेरे पापा डांटते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे विधानसभा में। मैं ये देखता हूँ कि जो लोग 4 पुलिस वाले और 20 आदमी लेके घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यार, कैसे आदमी उससे कुछ बोल पाएगा अपने मन की बात कि आपने वो बोला था, आपने काम नहीं किया? वो डरेगा बोलने से। तो फिर अब वो आदान प्रदान तो हुआ नहीं ना। बस इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल सिंपल रहो। हमने कोई ऐसा थोड़ी है कि हम कोई राजा महाराजा बन गए कि कोई हमारी गुस्ताखी में ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी है। और वापिस भी वो हबड़ तबड़ वाले नेता को भी आम आदमी के बीच में आना है, और मुझे भी वहीं जाना है। हम सदा के लिए हम नेता नहीं बने रहेंगे। एक से एक लोग आए, एक से एक लोग चले गए। बिल्कुल प्रेम जी, अभी जैसे अभी आपने बात करी, तो ये बताओ कि जो पॉलिटिकल का सफर है ना, वो हमेशा आसान नहीं होता, उसमें आपको उतार चढ़ाव तो देखने पड़ेंगे। तो अभी तक आपकी लाइफ में वो टफेस्ट मोमेंट क्या आया था जब आपको ये लगा कि यार मैंने गलती कर दी पॉलिटिक्स में आके? और उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसा था, और
आप अपने आप को उस थॉट से कैसे निकाल पाए? नहीं, मैं रोज सोचता हूँ, बहुत चैलेंजिंग काम है, रोज सोचता हूँ, लेकिन ये बहुत करोड़ों लोगों में किसी को मिलता है। और इतना मतलब इसको हल्की नहीं लेनी चाहिए इस चीज को। ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा, जनता का दिया हुआ एक बहुत बड़ा पद है। मुझे लगता है बहुत बहुत खास है। मैं कभी भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ क्या है यार फालतू, नहीं। मैं इसको बहुत मानता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। नहीं, अच्छी चीज है, लोगों का आशीर्वाद है ये। तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं कहाँ फंस गया। हाँ, लेकिन टफ लगता है कई बार, क्योंकि मतलब मैं सालों से ना सोया नहीं हूँ। मतलब 8 घंटे की नींद मैंने सालों से नहीं ली है कंटिन्यू। अच्छा। 6 घंटे की भी नहीं ली मैंने कभी। मुझे याद नहीं है मैंने 6 घंटे कंटिन्यू कब सोया था। और जब मैं जॉब करता था तो मैं कई बार संडे को ऐसा होता था कि 14-15 घंटे भी सोता था। लेकिन जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं 6 घंटे मुझे याद नहीं है मैं कंटिन्यू कब सोया हूँ। मेरे आप कभी भी चेक कर लो, यहाँ कहीं भी सुला के देख लो, मैं 2 घंटे से ज्यादा सोता ही नहीं। 2 घंटे में उठ जाता हूँ, 2 घंटे उठा हूँ, देखता हूँ सब कुछ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठूंगा, फिर सो जाऊंगा। 2 घंटे से ज्यादा लंबी नींद नहीं है। तो वो सब तो है ही ना, क्योंकि पहले दर्द होता था सर में, जैसे कॉल आ गई किसी की तो एकदम से उठता था। तो अच्छी नींद में कॉल आ जाए तो एकदम सर दर्द होता है, बहुतों को होता है। बिल्कुल। वो अब बंद हो गया है, पहले होता था। तो प्रेम जी, एक चीज बताओ कि हर किसी की जिंदगी में ना परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप एक्टिविज्म से और प्रॉपर पॉलिटिकल लाइफ में आए, तो परिवार का उस टाइम पे क्या महत्व था? उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? और कभी उन्होंने आपके डिसीजंस पे क्वेश्चन किया कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए? देखिए 2-3 चीजें बताता हूँ मैं। एक तो मुझे एग्जैक्ट मेरी जन्म कुंडली जो होता है ना, डेट ऑफ टाइम बर्थ नहीं पता है बिल्कुल। ठीक है। पता होता तो शायद वो भी देखता मैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में। अच्छा। एक बात तो ये है कि परिवार में अब जो मेरी पार्टी है उसको मैं बहुत खास परिवार मानता हूँ अपना। ठीक है। और क्योंकि ये जब मैं आया था तब ये लोग भी कुछ नहीं थे उस मामले में, और मैं भी कुछ नहीं था। तो वो मेरा परिवार जैसा वो चला वैसा मैं चला हूँ, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक ऐसी ऐसी शख्सियत है। आप उसके साथ आप कभी मिले हो क्या उनसे? 5 मिनट मिलके देखो, बहुत कुछ ट्रांसफर हो जाएगा आपके अंदर। इतनी एनर्जी है, मतलब अपने आप में बहुत एनर्जी है उस व्यक्ति के अंदर। तो उनसे बहुत एनर्जी मिलती है हमें। फिर मैडम आतिशी मैम से बहुत कुछ मेहनत की एनर्जी मिलती है कि हाँ मतलब लगो, आप लगो 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 पागलों की तरह। दुर्गेश पाठक से अगर कभी आप मिले हो तो इतने शांत, इतने बिल्कुल सिंपल। तो उनसे दिखता है कि हाँ इतना बड़ा आदमी होके भी सिंपल है, तो हमें इससे ज्यादा आगे नहीं भागना है। पेशेंस है। पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। सबसे मिलते हैं उनसे तो आप इतना सीख सकते हो। वो सबका फोन भी उठाते हैं, सबसे मिलते भी हैं, सिंपल रहते हैं, और बड़ी पावर पार्टी में अच्छे पदों पर रहे हैं, बावजूद वो बिल्कुल सिंपल है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब आदर्शों में आते हैं। और संजय सिंह क्या निडरता है, मतलब किसी से नहीं डरते। मोदी जी के सामने संसद में खड़े होकर बिल्कुल 1-2 करते हैं। तो ये परिवार है। फिर उसके बाद जो परिवार जिसके साथ रोज परिवार में टाइम ही कितना दे पाए शुरू से, मम्मी पापा भाई बहन, तो उनको आज तक एहसास नहीं है कि कौन सा काउंसलर कौन सा विधायक। वो सिंपल रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हमारा बेटा कुछ खास बन गया। सिंपल है, वो उन्हें कोई इतना वो नहीं है। लकी मैंने इसलिए कहा कि जो भी जॉब चाहिए वो जॉब मिली, और जो खाना पीना जो जैसा चाहिए वैसा सब मिलता रहा। जो मेरी लाइफ में लड़की आई उससे मेरी शादी भी हुई। मतलब हम कई कई साल तक हमारा मतलब अफेयर रहा। उसके बाद हमने शादी भी की। तो ये भी सबकी जिंदगी में नहीं होता है, मैंने देखा है। और जो भी चुनाव लड़ा वो जीता भी तक। तो जो मतलब चाहा वो सारी चीजें हुई। बस चाहा मन से, ऊपर वाले से दुआ करके, तो वो सारी चीजें होती। बिल्कुल। तो प्रेम जी, हर नेता की लाइफ में ना कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जो उसके है ना दिल के बहुत करीब हो जाता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है और जिससे सोच के आप बिल्कुल इमोशनल हो जाते हो और वो चीज आपको इंस्पायर करती हो? और ऐसा कुछ बहुत वैसे तो नहीं है, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, तो हर जगह कहीं ना कहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जिनको फील किया जाता है कि नहीं उससे मैं बहुत कुछ सीखा है। तो कोई एक ऐसा कोई इंस्टांस बताओ थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को, ताकि पता लग सके। मतलब आपका कोई जैसे कोई खास दोस्त हो। अच्छा।
उससे भी सीखने को, आपको सीखना है, मतलब आप ऑब्जर्व करने की कितनी पावर रखते हो, आप सुनने की कितनी क्षमता रखते हो, ये मैटर करता है। मैं जो मेरे बॉस है नोएडा में, आज भी वो एक्सपोर्टर हैं, मतलब मैं उनको देखता हूँ, उनके अंदर ही बहुत पेशेंस था। मैं कई बार मेरे से ऐसी ब्लंडर गलतियां भी हुई जो उन्होंने कहा चलो अब कोई बात नहीं। मैं कहा यार कमाल है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, कह रहे कोई बात नहीं, क्योंकि उनके उनके साथ था, उनका पार्ट था मैं, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैं भी वैसे ही बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ उनसे। उस आदमी ने मेरी इतनी मदद की कि मैं अन्ना आंदोलन में भी जा रहा हूँ, मैं पार्टी की एक्टिविटीज में भी जा रहा हूँ, और कभी उसने ही नहीं कहा कि यहाँ क्यों वहां क्यों, बहुत सपोर्ट किया। मतलब ये मेरे लिए सपोर्ट बहुत बड़ा था। तो मतलब एक सोचता हूँ, मैं आज भी कोशिश करता हूँ उनसे साल में एक आध बार मिल लूं, और मतलब मैं मिलता हूँ उनसे, कोशिश ये करता हूँ दिवाली के आसपास जाके मिल लूं उनसे, और बहुत रहता है मेरा मन। ऐसे लोग और भी रहे लाइफ में जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट दिया। मैं स्ट्रॉन्ग फील किया मैंने हमेशा कि मैं कमजोर, अकेला और बेचारा मैंने फील नहीं किया कभी। ऐसा लगा मैं बहुत खास आदमी हूं। बिल्कुल। तो प्रेम जी, आपकी लाइफ है ना बड़ी इंस्पायरिंग रही है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी लाइफ को किसी एक इंस्टांस पे डिफाइन करो, तो वो लाइन क्या होगी आपके लिए? मुझे लगता है कि मैंने कई साधु संतों से भी सुना है और बुद्धिजीवियों से भी सुना है, ये आदमी ना यहाँ बिना मतलब के जमीन धरती पर रह ही नहीं सकता है। उसकी लाइफ में अगर एक सेकंड भी कुछ नहीं है ना करने के लिए, तो वो मुझे लगता है जिंदा रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो जब एक सेकंड भी नहीं है तो आप खत्म हो रहे हो, इससे अच्छा है कि आप जितना संघर्ष हो सकता है उतना संघर्ष बटोरो अपनी जिंदगी में। तो संघर्ष लाइफ है, ये कभी खत्म नहीं होगा। संघर्ष करना है, यही लाइफ है। अगर किसी को ये लगता है कि यार कब खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आप खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। तो इसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितना कर सकते हो उतना करो। जो कहते हैं ना कि जितनी चादर तुरंत पैर पसारो, ऐसा नहीं है। चादर बड़ी ले आना और ले आओ, नहीं है चादर कोई बात नहीं, पैर पसारो। आप जितना ज्यादा लेकिन करोगे पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं गलत कुछ करोगे। गलत से आपके साथ साथ बहुत लोगों का गलत होता है। आप पॉजिटिव वे में जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। संघर्ष बढ़ाओ अपनी जिंदगी में, बेचैन कर लो अपने आप को, दिन रात एक कर दो। यही है यही अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र है कि आप तरक्की भी करोगे इससे, आप फेम भी पाओगे इससे, सब कुछ इसी से, पैसा धन बल सब कुछ इसी से मिलेगा। लेकिन जितना संघर्ष करोगे उतना मिलेगा। नहीं करोगे घर बैठ जाओ आराम से, सो, कोई पूछने वाला नहीं, रिजाइन कर दो जॉब से, खाने को तो मिल ही जाएगा, बहुत भंडारे हैं, गुरुद्वारे मंदिर वगैरह मस्जिद बहुत है, कहीं ना कहीं जाके आपको खाना मिल ही जाएगा, कोई मरेगा नहीं, आदमी भूखा नहीं मरेगा इस दुनिया में। लेकिन अगर आपने कुछ करना है, ऊपर वाले ने भेजा है आपको, तो सिर्फ खाने पीने सोने और इसके लिए नहीं भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा, तो वो करना है आपको। जितना ज्यादा करोगे ऊपर वाला उतना खुश होगा, भगवान के यार चल ये एक्स्ट्रा कर रहा है, तो करना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो अभी है ना, आपने संघर्ष की बात करी प्रेम जी, तो एक चीज बताओ कि जिस टाइम पे अन्ना आंदोलन हुआ था और वो मजबूती आई थी पार्टी में, तो आपको लगता है कि इस टाइम पे भी उसी मजबूती के साथ आपकी पार्टी लड़ रही है, और वो ही जो थोट लेके पार्टी बनी थी उसी को आप लोग आगे लेके जा रहे हो? तो मुझे बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ गई थी, अरविंद केजरीवाल जी जो सच में मेरे आदर्श हैं, मतलब उन्होंने मंच पे खड़े होकर एक बात कई बार कही है कि अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं है। अच्छा। ये विचारधारा जरूरी है, ये देश रहना चाहिए, विचारधारा रहना चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए। नेता तो आएंगे जाएंगे, हम कहें कि नहीं अरविंद केजरीवाल जरूरी है, तो वो भी कब तक है, 50 साल और 100 साल और कितने साल और, नहीं वो जरूरी नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी कुछ भी कहता रहे आम आदमी पार्टी के बारे में, मैं उसी सिद्धांतों पर खड़ा हूँ जिस सिद्धांतों पर पार्टी बनी थी। आज कोई नेता, मैं तो अपने नेता के लिए भी किसी के लिए बोलता हूँ, मेरी पार्टी कोई नेता हो, वो गड़बड़ करे तो करता रहे, प्रेम चौहान नहीं करेगा। वो खुद अपनी विचारधारा से हट जाए तो हट जाए, मैं नहीं हटूंगा। तो जब तक मेरे अंदर ऐसे भाव हैं, ऐसे विचार हैं, तो मेरी पार्टी उसी एनर्जी के साथ आज भी लड़ रही है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी नेता ने क्या गड़बड़ कर दी होगी, मुझे नहीं पता। मैं वहीं खड़ा हूँ और मैं उस पार्टी का एक अभिन्न अंग हूँ, बहुत खास अंग हूँ, और मैं अपने आप को वहीं खड़ा पाता हूँ कि नहीं मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। तो मेरी पार्टी आज भी उसी एनर्जी के साथ और उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी के साथ आज भी लड़ रही है, और आज भी संघर्ष कर रही है कि देश को एक ईमानदार राजनीति, स्वच्छ वातावरण देना है जिसमें अच्छी लोकतंत्र के एक विचार आए, अच्छे लोकतंत्र से लोग नहीं निकल के आए। मैं ऐसे क्यों रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे यहाँ देखें लोग मेरे जैसे और भी निकल के आए राजनीति में। हर जगह बोलता हूँ यार आओ, राजनीति से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। आपको अगर कुछ बदलना है, चेंज करना है अपनी लाइफ में या कहीं पर भी, आप सबसे अच्छी जगह ये
आप आओ, लेकिन लोग दूर ही भाग जाते हैं, जब तक समझेंगे नहीं। मुझे देख के कुछ लोग समझ लेते हैं कि यार ये चलता फिरता सा था, कुछ लोग अंडरस्टिमेट भी करते हैं कि भाई ये है कौन। फिर उसे पता चलता है कि भाई मैं संघर्ष तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, कह रहा है इतना संघर्ष कौन करेगा, तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रेम जी, आखिर में मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस और इस देश के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो कि लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए ताकि लाइफ इजी भी ना लगे, लाइफ प्रोडक्टिव भी लगे और हमारे देश में एक नई लहर आ सके। देखिए, सारे लोग पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर देश नहीं आगे बढ़ेगा, सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे तो भी देश आगे नहीं बढ़ेगा, सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। सबको जो काम मिला है ना, वो अपना काम ईमानदारी से करना। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा, राजनीति ही नहीं, जो भी एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब अगर जो भी उसकी लाइफ में उसे लगता है कि उसे किसी माध्यम से मिल रहा है, परिवार के माध्यम से मिल रहा है, उसको थोड़ा मन लग गया खेल में तो उसके माध्यम से मिल गया, या फैमिली को, मोहल्ले को देख के, या शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है उससे इंस्पायर हो रहा है, जो भी मिल रहा है ना उसे उसे वो ईमानदारी से मन लगा के करना है। बिल्कुल, भटकना नहीं है कि अभी हर फील्ड में, हर एक फील्ड में बहुत कुछ है, उसकी एक अपनी दुनिया है। कुछ भी उठा ले, मैं आज के यूथ को कह रहा हूँ, आप कुछ भी उठा लो, XYZ आपको जो समझ में आता है कि ये बिजनेस या ये काम, ये एजुकेशन, ये हर चीज की, हर एक सब्जेक्ट की एक दुनिया है पूरी। और उस दुनिया में, दुनिया बाकी सब्जेक्ट से उतनी ही कंपेयर करती है, उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही उसकी वैल्यू है। तो आपने किसी को भी हल्का नहीं रखना, आपको जो अच्छे से आता है उसको करना चाहिए। कि मैं जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं कि मुझे मैथ बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो मैथ में जाओ आगे। कोई साइंस अच्छा कर, साइंस में जाओ आगे। मत फटको कि नहीं प्रेशर इसका आ रहा है, ये करना है, वो डॉक्टर है तो मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन साइंस समझ में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप CA बन जाओ यार, आपको अगर मैथ आती है ठीक। तो आपको जो इजी लग रहा है, जिसको आप कर सकते हो मन से खुश होके, उस काम को बिल्कुल करो। आप जो भी बंदा कुछ भी बन गया हो, कोई IAS बन गया हो, कोई पॉलिटिशियन बन गया, आपके उसके बराबर खड़ा होना, वहां से भी खड़े हो जाओगे। तो जो भी आपको करना है वो मन से करो, दिल से करो, और उसी काम को बिल्कुल करते चले जाओ, आप उसी से बराबर हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग से करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सर। तो दोस्तों, देखा कि कैसे फिरोजाबाद की गलियों से सर निकल के आए, कितनी ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखा, कितनी मेहनत करी, और कैसे आज उस मुकाम पे हैं जहां शायद हर कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है हमारे लिए, और अगर आपने जेन्युइनली कुछ सीखा हो इस पॉडकास्ट से तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग पॉडकास्ट में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।